सो बेटा हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने लगभग हम कल एटॉमिक रेडियाई वाले पार्ट पे थे, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। सर लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन पे थे हम। हाँ, एटॉमिक रेडियाई में ही आता है लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन। बच्चे क्या हो रहा है, स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रही है? एक सेकंड रुको थोड़ा। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट किया, पूरा ये देख लिया था क्या होते हैं। उसके बाद क्यों इन्हें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें बोलते थे पहले, फिर न्यू डेफिनेशन क्या है, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। ट्रांजिशन सीरीज कितनी होती है ये हमने देखा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हम कवर कर चुके हैं, 4D सीरीज का भी, 5D सीरीज का भी और ऑलरेडी 3D सीरीज का भी। कल फिर हमने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बताई थी, फिर हम उन्हें एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो एटॉमिक रेडियाई वाले पार्ट पे थे हम, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जनरली जो है बेटा वो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती थी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में क्या है, बट दिस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई बिकम्स स्मॉलर आफ्टर मिडवे, ठीक है। बीच में क्या है, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट होती है जब हम किसी सीरीज में जा रहे हो। जैसे ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, ये सारी चीजें मैं कल समझा चुका हूं, बस थोड़ा क्विक आपको एक बार बता दे रहा हूं। ये जो डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्रोमियम से लेके कॉपर तक, ये बेटा बहुत कम हमें वैल्यू डिक्रीज, ऑलमोस्ट लगभग कांस्टेंट जैसा ही मिलता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। इसका हमने आपको जो रीजन बताया था वो क्या रीजन था कि ये वो जोन है किसी भी सीरीज की, चाहे आप 3D ले लो, चाहे ब्लू वाली 4D ले लो, चाहे उससे ऊपर 5D ले लो, ये वो जोन है जहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज जिसके इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, दूसरा फैक्टर क्या इन्वॉल्व होता है बेटा, सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रिएट करते हैं किसको, एटॉमिक रेडियाई को। लेकिन ये वो स्टेज है मतलब क्रोमियम से लेके कॉपर तक, या फिर मोलिब्डेनम से लेके सिल्वर तक, और अगर मैं बात करूं 5D सीरीज में तो फिर टंगस्टन से लेके गोल्ड तक, ठीक है। ये वो जोन है जहां पे न्यूक्लियर चार्ज और सील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। इसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इस जोन में लगभग कांस्टेंट वैल्यू शो करती है लेफ्ट टू राइट जाके, ठीक है। ये ट्रांजिशन सीरीज के केस में हमने देखा था, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, न्यूक्लियर चार्ज एंड सील्डिंग इफेक्ट, ये भी हमने कल डिस्कस किया। लास्ट पॉइंट है वो क्वेश्चन जैसा है अभी जो मैं आपको बता रहा था, इन बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स। स्टार्टिंग में क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा होता है किसके ऊपर, सील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। बीच में दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, सील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज, तो कांस्टेंट रहती है। और लास्ट में अचानक से कॉपर में, जो कॉपर से जिंक की तरफ जब हम मूव करते हैं, यहां देखो आप ग्राफ से ज्यादा समझ में आएगा, कॉपर से और जिंक पे जा रहे हैं तो देखो इंक्रीज बहुत ज्यादा है, ये डिफरेंस आ रहा है, ये वाला डिफरेंस यहाँ पे
ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इतना इंक्रीज देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, और ये डोमिनेट करेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। यहां तक हमने कल डिस्कस किया था, फिर हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे आए थे कि अब ये एटॉमिक रेडियाई का ही पार्ट है, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब मैं बात करता हूं 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, और ये बेटा 5D सीरीज। तो यहाँ पे इसका एलिमेंट होता है स्कैंडियम, 4D का यूट्रियम, 5D सीरीज में लेंथेनम, और 6D सीरीज भी होती है इसके नीचे, वो एक्टिनियम। लेकिन हम ये ट्रेंड इनके लिए ही पढ़ रहे हैं, ज्यादातर इसकी प्रॉपर्टीज हम 6D वाली की कम डिस्कस करते हैं थोड़ा। फिर सेकंड वाले में टी जिराफ, मतलब ये टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। हम जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए बेटा। एटॉमिक रेडियाई क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो अंदर वाली सेल्स के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अंदर वाली सेल्स के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फिर शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट बोल लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल लो, बात एक ही है, ये भी इंक्रीज होता है। और इसके इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है यहाँ पे, जिरकोनियम और हाफनियम की एटॉमिक रेडियाई लगभग बराबर आती है। इसके बाद आप देखोगे नियोबियम और टेंटेलम, ठीक है, एनबी और टीए की एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट इक्वल आती हैं, ऑलमोस्ट इक्वल आती हैं। सर पूरी एक सेल बढ़ रही है और आप बोल रहे हो कि एटॉमिक रेडियस इक्वल आती है, ऐसा क्यों, यही अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन बना दिया हमने, व्हाई द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नियोबियम एंड टेंटेलम इज सेम, दैट इज 160 पिकोमीटर, मतलब लगभग 160 पिकोमीटर के बराबर होती है। इसका आंसर आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है बेटा। और इसको समझाने के लिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए थोड़ा सा हमें, एक सेकंड रुको, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए मुझे आपको रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको पढ़ाया गया था। तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन था, वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होता है। क्या होता है रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट का, देखो यहां पे लेंथेनम में जब हम बात कर रहे हैं बेटा, पीछे वाली स्लाइड, ठीक है। लेंथेनम देखो ये है, लेंथेनम के बाद आता है हाफनियम 5D सीरीज के अंदर। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पे फोकस करो आप। ये लेंथेनम मतलब लेंथेनॉइड्स वाली जोन आ गई। यहाँ पे हम 14 एलिमेंट्स को फिल करते हैं। इन 14 एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर फिल किया जा रहा है, 4f ऑर्बिटल के अंदर फिल किया जाता है। किन के अंदर फिल किया जाता है, 4f इलेक्ट्रॉन, 4f ऑर्बिटल के अंदर। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 4f0 होता है। इसके आगे जब हम लेंथेनम से आगे लेंथेनॉइड्स में बढ़ते हैं तो सीरियम आता है, उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ता है, फिर 2 3 4 ऐसे करके 14 एलिमेंट आते हैं यहाँ पे लेंथेनॉइड्स में। तो उनके बाद नंबर आता है हाफनियम का, उनके बाद नंबर आता है हाफनियम का। इससे इसका मतलब कि हाफनियम से पहले आने वाला ये जो कॉलम है, इसके अंदर हम 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। कहां पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं बेटा, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। अब देखो ये 4f वो ऑर्बिटल है जिसकी, 4f मतलब f वो ऑर्बिटल है बेटा जिसकी शील्डिंग पावर मतलब स्क्रीनिंग पावर तो एकदम पुअर होती है। शील्डिंग पावर जो है वो बेटा एकदम एकदम पुअर होती है, वेरी पुअर। और अगर मैं बात करूं इसके डिफ्यूजन की, तो ये डिफ्यूजन इसका सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है, बाहर की तरफ फैल जाती है। इसकी वजह से इसकी शील्डिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। अगर इसकी शील्डिंग पावर डिक्रीज हो रही है तो
अगर इसकी शील्डिंग पावर बेटा डिक्रीज हो रही है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो एक सेकंड थोड़ा सा रुकना। ये रहा न्यूक्लियस, ये रही 4f और इसके बाहर आएगी 5th, ठीक है 5d, और इसके बाहर आती है 6s। ऐसा सीक्वेंस चलता है, हमें 5d से मतलब है। मैंने बोला कि जो 4f है जो अंदर है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शील्डिंग पावर एकदम कम है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्स करने चाहिए इसे वो रिपल्स नहीं कर रहे हैं, रिपल्सन तो हो ही नहीं रहा है। क्या बोल रहा हूं, रिपल्सन नहीं हो रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन 0 है। अगर रिपल्सन नहीं हो रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है ये 5d के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। क्या बोल रहा हूं, जो बेटा 4f जो न्यूक्लियस है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं, शील्डिंग पावर लगा ही नहीं रहे, एकदम पुअर शील्डिंग पावर है उनकी, तो 5d के जो इलेक्ट्रॉन्स को है न्यूक्लियस अंदर की तरफ और अच्छे से खींचने लगेगा, और खींचेगा तो पता है कंडीशन क्या होती है कि ये जो 4f है वो बाहर की तरफ रह जाती है और 5d खींच के थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाती है, 5d अंदर की तरफ आ जाती है। और ये इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इससे पता है क्या हुआ, शील्डिंग पावर तो एकदम खत्म, शील्डिंग पावर ऑलमोस्ट डिमिनिशेस, ठीक है, ये तो एकदम खत्म, यहां लगी नहीं रही है। लेकिन ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अनएक्सपेक्टेडली, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अनएक्सपेक्टेडली, बहुत ज्यादा बढ़ता है, और इतना बढ़ता है कि बाहर वाली सेल इतनी अंदर खिंच के चली आती है कि हाफनियम से ऊपर जो एलिमेंट है, कौन सा था वो, जिरकोनियम, ठीक है, उसमें कौन सी सेल यूज हो रही है, 4d यूज हो रही है, बिल्कुल 4d के ऑलमोस्ट बगल में आके बैठ जाती है ऐसे। 5d भी हाफनियम की लगभग यहीं आके बैठ जाती है, क्यों, क्योंकि रिपल्सन लग ही नहीं रहा है, वो इतना अंदर खिंच के आ गई कि लगभग 4d और 5d एक ही जगह पे आके बैठ जाती है। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड्स की वजह से क्या हुआ है, 5d की जो सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, अंदर की तरफ आई है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से सेल जो साइज है हाफनियम का और जिरकोनियम का या नियोबियम का और टेंटेलम का सेम आ रहा है। जरा लैंग्वेज में मैंने आपको क्या लिख के दिया है वो एक बार देख लेते हैं। फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स बिफोर 5d, ठीक है, वही सारी चीजें अभी जो समझा रहा था। रिजल्ट्स इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यों घटती जा रही है रेगुलर, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, विच कंपेंसेट्स द एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। जो शील्डिंग इफेक्ट लगना चाहिए था उसको पूरी तरीके से कंपेंसेट कर देता है न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम 4d to 5d। जो वहां पे बेटा शील्डिंग इफेक्ट लगना चाहिए था, एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए थी, उसे कंपेंसेट कर देता है कौन, बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज। क्यों, क्योंकि हमने 4f में इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बात समझ में आ रही है, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही वो रीजन है जिसकी वजह से एलिमेंट्स ऑफ 4d एंड 5d सीरीज हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि साइज लगभग सेम हो गया तो बिहेव भी लगभग अब वैसे ही करेंगे। तो 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सेम आती हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं लेकिन लगभग सेम आती हैं, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सर। आयनिक रेडियस, ठीक है, आयनिक, देखो तुम्हारा जो कोर्स अभी सीबीएसई ने डिजाइन किया है उसमें से एटॉमिक रेडियस उसने काट दिया है, लेकिन आयनिक रेडियस छोड़ दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड जैसा ही होता है। तो आप आयनिक रेडियस पढ़ो चाहे एटॉमिक रेडियस पढ़ो, बात सेम है। तो मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, इट फॉलो द सेम ट्रेंड एज ऑफ एटॉमिक रेडियस। जैसा एटॉमिक रेडियस के लिए हम क्वेश्चन बनाए वैसे ही आयनिक रेडियस के लिए भी क्वेश्चन बनेंगे। आयनिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सर आप क्या बोल रहे हो, ये नहीं समझ में आया। ये क्या है बेटा, जैसे मान लो कि क्रोमियम है, क्रोमियम किसी में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और किसी में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
तो भाई इसमें से क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और कम हुए, यहाँ 0 है, ठीक है, इस एक में 0 है, मतलब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब ये वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। और जैसे आप और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन गए तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, मतलब उन सेल को हम काउंट नहीं करेंगे, तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका साइज इतना हो जाएगा और +6 वाले का तो इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की बढ़ाओगे, वैसे वैसे उसकी आयनिक रेडियाई क्या होगी बेटा, डिक्रीज होती चली जाएगी। आयनिक रेडियाई की बात केवल आयंस में होगी, इसलिए मैंने केवल +4 और +6 को सर्कल किया है। इन दोनों में से कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आ रहा है? एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए आपके, क्योंकि चैप्टर थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इसमें से, लेकिन आप समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्या है, फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट द आयनिक रेडियाई जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब है कि आप एक क्रोमियम ले रहे हो +4 और दूसरा +4 नहीं +3 में ले सकते हो, और दूसरा आप मैंगनीज ले रहे हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मान लो। तो इसमें आपसे पूछता है कि इन दोनों में से किसकी आयनिक रेडियाई बड़ी होगी, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियाई कम होगी, जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसकी आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है एटॉमिक रेडियाई का कम होना, आयनिक रेडियाई का कम होना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है क्रोमियम और मैंगनीज में से किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है बेटा, लेकिन ये चीज यहाँ पे याद रखना कि आपको ये कांस्टेंट करना है। अगर आपने ये कांस्टेंट नहीं किया तो फिर न्यूक्लियर चार्ज भी वेरी करेगा, तो एक साथ सारी चीजें वेरी करोगे तो फिर कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, एक समय में एक ही चीज वेरी होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, न्यूक्लियर चार्ज वेरी कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मैंगनीज का ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो आयनिक रेडियाई है वो किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम की ज्यादा होगी, जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम है उसकी आयनिक रेडियाई ज्यादा होगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है बेटा? बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये कॉन्सेप्ट एकदम उतरने चाहिए दिमाग में, एग्जांपल्स लिखते जाओ। Cr+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+3 से ज्यादा होगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नोट्स खुद के बनाते जाना, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक करेक्टर एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑल दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। केवल कुछ ऐसे मेटल है, अगर ये मेटल्स हैं तो मेटल तुम्हें पता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं। याद करो चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, जहां पे हर मेटल अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है। वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, वुडजाइट स्ट्रक्चर हो सकता है, बहुत तरीके के लैटिसेस है, ठीक है, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, HCP, CCP, BCC, ठीक है। आपको जो 12th लेवल पे पढ़ाया जाता है वो HCP, BCC वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है। यही टाइप्स होते थे लैटिसेस के, याद है कुछ? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम अगर ये मेटल्स हैं तो फिर ये अपने अपने टाइप्स ऑफ लैटिसेस भी शो करेंगे, ये बात याद रखना। वो BCC, HCP, CCP में से कोई भी हो सकता है। अगर ये मेटल्स हैं तो ये हाई डेंसिटी भी दिखाएंगे, मेलिएबिलिटी भी दिखाएंगे, डक्टिलिटी भी दिखाएंगे, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दिखाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये वो एलिमेंट्स हैं जो टिपिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की नॉर्मली शो नहीं करते। मतलब जो कैडमियम और मरकरी है वो लिक्विड होता है, तुमको पता है, देखो मरकरी तो पूरी तरीके से लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। और ये भी ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ये भी क्या है, बहुत सॉफ्ट इन नेचर होते हैं बेटा। कैडमियम और जिंक भी सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, तो ये भी ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं शो करते, ठीक है। आप याद रखोगे जिंक, कैडमियम और मरकरी। अच्छा, क्यों शो नहीं करते हैं मेटेलिक नेचर, तो आपको पता होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं, जिनमें पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, तो ये उनमें नहीं आते हैं, तो इनको हम अलग रखेंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। देखो आप ये टेबल देखो, इसमें लैटिसेस के टाइप्स लिखे हैं, किस तरीके का लैटिसेस शो कर सकते हैं। तो इन तीनों की अगर मैं बात करूं
तो जिंक और कैडमियम बहुत सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, ये लिक्विड तो नहीं है लेकिन बहुत सॉफ्ट इन नेचर है, तो कभी कभी अगर इनका लैटिस बना तो HCP टाइप का बन सकता है। लेकिन मरकरी जो है, मरकरी वो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है, इसका जो टाइप है ये RHO का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये मेटेलिक जो HCP BCC CCP है उनमें से कोई भी नहीं शो करेगा। ठीक है, ये आप याद रखना अलग से। अच्छा, अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है मेटल्स हैं तो ये हार्डर होते हैं, हाँ हार्डर होंगे। अभी ये हार्डनेस के ऊपर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे हार्डनेस का मतलब क्या है यहाँ पे। दे हैव BCC HCP एंड CCP टाइप्स ऑफ लैटिसेस। अब सुनो आप, ये जो आपके सामने टेबल बनी है ना, खासकर ये इतना पार्ट, यहां से बेटा आपसे है ना क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में कि बताओ निकेल जो है वो कौन से टाइप का लैटिस शो करेगा। ठीक है, यहां से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा इन्हें याद रख सकते हैं। और बहुत शॉर्ट तरीका है, देखो HCP 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 HCP, शॉर्टकट बनाओ सिंपल, इधर से इधर गया HCP, ये सब HCP चल रहा है। फिर 2 जो कॉलम है वो BCC के याद रखोगे, फिर क्या करो आधा आधा कर दो, इधर BCC और आधे में HCP डिवाइड कर दो। फिर यहाँ पे पूरा देखो, यहां से निकल ये पूरी जोन सारी किसकी है, FCC की है, ये जो पूरी जोन है वो FCC की है। मैं अभी केवल 3D 4D पे सर्कल कर रहा हूं, ये पूरी जोन FCC की है, केवल और केवल कोबाल्ट ऐसा है जो HCP लैटिस शो करता है। बाकी आपको ऐसे ही शॉर्टकट बना के याद रखने पड़ेंगे, सारे किसके हैं, FCC के हैं, केवल एक कोबाल्ट है HCP का। फिर क्या करना है, इधर दो पूरे ब्लॉक HCP HCP, फिर BCC BCC, फिर आधे आधे डिवाइड कर दो, और फिर लास्ट में FCC को चढ़ा दो, केवल एक कोबाल्ट को छोड़ के जिसपे आपको HCP लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ये कुछ शॉर्टकट तरीके हैं जिनसे आप याद कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा लेकिन कंपटीशन में तो जरूर पूछता है, कंपटीशन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बेझिझक पूछेगा और क्वेश्चन बनता भी है यहां से। अब हम नेक्स्ट आते हैं, देखो क्वेश्चन, व्हाई क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर हार्डेस्ट मेटल एंड जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट। बेटा आप आपकी स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखो, अगर आप कुछ भी चलाओगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर वो पूरे नोट स्लाइड्स खराब होती है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो व्हाई क्रोमियम टंगस्टन और मोलिब्डेनम आर हार्डेस्ट मेटल इन देयर सीरीज, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया है लेकिन नोट्स है। देखो अब हार्ड कोई भी मेटल कब होगा, जब उसके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और मेटल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनती है, मेटल्स के एटम्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनती है, मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड किस पे करती है, मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड किस पे करती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेंगे। देखो मेटेलिक बॉन्डिंग मैं आपको कैसे समझा सकता हूं कि ये मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे मेटल के बहुत सारे एटम पड़े हुए हैं। ठीक है, इन एटम्स में क्या है, मेटल्स किन्हें बोलते हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इनके क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इसी सरफेस पे फैले रहेंगे। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे में इंटरेक्ट कराने में मदद करते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा, उतनी ही मेटेलिक बॉन्डिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना ही यहाँ पे मेटल के पास आपस में अच्छी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसका मतलब जिस मेटल के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उतनी ही उसके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो फिर क्या है, वो हार्ड होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पे, तो आपको पहले तो मैं एक चीज समझा दूं कि क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हार्ड क्यों होते हैं, अब आपके समझ में आना चाहिए। देखो क्रोमियम पूरे उसमें 3D सीरीज में, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इन सब में कन्फ्यूग्रेशन जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D5, और कन्फ्यूग्रेशन क्या होता है 4s1, मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके पास, क्रोमियम के पास। बाकी सबके चेक कर लो,
इस पे 1 होगा, इस पे 2 होते हैं, इस पे 3 होते हैं, यहाँ पे क्या है 6 होते हैं। इस पे बात करोगे आप तो इसका 4:2 पेयर्ड हो जाता है, लेकिन 3D में 5 रहेंगे, मतलब इस पे 5 होते हैं, फिर ये घटते चले जाएंगे, 4 3 2 1 करके घटते चले जाते हैं। इसका मतलब क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज्यादा अच्छी मेटलिक बॉन्डिंग कहाँ होगी बेटा, कहाँ पे होगी, क्रोमियम में होगी। और अगर मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। और ये जो मैंने मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन लिखे हैं, तो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल खोलना, वहां पे क्रोमियम के नीचे ही मोलिब्डेनम और टंगस्टन आते हैं, तो अपनी अपनी सीरीज में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्हीं तीनों पे होते हैं, इसकी वजह से ये तीनों क्या होंगे, हार्ड होंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है बेटा, ये बहुत अच्छे से समझना आप। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कोई भी मेटल को आप उसकी गैसियस स्टेट में लेके आओ, फर्स्ट कंडीशन, गैसियस स्टेट से अब उसके मॉलिक्यूल्स मतलब उसके एटम्स के बीच में गैसियस स्टेट में भी मेटेलिक बॉन्डिंग बनी होगी। इस स्टेट में जब आप उसके एटम्स को आपस में तोड़ते हो, तो जहां वो जो एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिंपल सी बात है, एक मेटल के एटम्स को आपस में तोड़ना, एटम की फॉर्म में उस मेटल के एटम्स को अलग अलग करना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एटम के उसमें फॉर्म में तोड़ना, अलग अलग करने को हम एटमाइजेशन बोलते हैं। और जो एनर्जी इसके लिए खर्च होगी उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे, जिसे हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच एफ। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लिया तो यहाँ पे नोट लग जाता है बस, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हो सकता है डेल्टा एच एफ नोट, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है दोनों की, लेकिन ये ज्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि जिसके स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वहां पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा आएगी। तो आपसे अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के टर्म्स में भी आंसर पूछे तो आप बता सकते हो कि जिसकी बॉन्डिंग ज्यादा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा लगेगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा लगने का मतलब है मेटल हार्ड है, इतना जल्दी टूटेगा ही नहीं एटम्स में, हार्ड है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है, बहुत Yes, अच्छे से sir. समझना बेटा, इसमें है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इसकी वजह से मैं स्लो जा रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है कोर्स करने की, क्योंकि इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं, उनकी मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा चैप्टर है, एनसीईआरटी में से पढ़ोगे, रिफ्रेशर में से पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको टीचर चाहिए, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी सारी चीजें, तो आपके बहुत अच्छे समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। एक और चीज, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में जब आप ब्रेक कर रहे हो, जब जो ये डेल्टा एच एफ नॉट स्टैंडर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो किसके लिए बात हो रही है, जब आप 1 मोल एटम को तोड़ रहे हो, ठीक है, 1 मोल एटम के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ये बात याद रखना, उसी के लिए डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर लिख रखा है, आप इसे पढ़ सकते हो। क्रोमियम मोलिब्डेनम हैव स्ट्रॉन्ग bonding between their atoms. The strength of the metallic bonding is directly proportional to number of unpaired electrons, ठीक है, have maximum number of unpaired electrons in respective transition series। और Z and CD Hg सॉफ्ट क्यों होते हैं, तो उसका आंसर भी यही होगा, Z and CD Hg सॉफ्ट क्यों होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल सी बात है, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, 3d 10 4s2, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देख लो आप, 3d की 5 जो ऑर्बिटल रहेंगी उसमें पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, देखो, और 4s में भी दोनों पूरे तरीके से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे हुए बेटा। तो इसका मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी, मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होगी तो एटम जो मेटल है वो स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट इन नेचर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। Yes. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई मेटेलिक बॉन्डिंग मोर फ्रीक्वेंट इन हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या पूछ रहा है पता है आपसे, CrMnW,
अगर अब मैं इनमें कंपैरिजन करना चाहूं तो मेटेलिक बॉन्डिंग किसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो मैं बोलूंगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया बढ़ता है, मतलब हार्डनेस डाउन द ग्रुप जाने पे मेटल की इंक्रीज होगी। कैसे भी समझ लो, इसको मैंने क्वेश्चन बना दिया, बड़ा सिंपल सा आंसर है, बिकॉज मेटल्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D एलिमेंट्स की आती है वो बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के। तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होती है, मतलब कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ज्यादा हार्ड है। तो मैंने एक ही वर्ड में ये क्वेश्चन बना दिया है, अदरवाइज ये थोड़ा पॉइंट है, आपको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में समझाया है। डाउन द ग्रुप जाने पे हार्डनेस इंक्रीज होगी। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ये आपके सामने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ दिया हुआ है।